वेलकम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9th का 3rd चैप्टर है ड्रेनेज अफवाह के बारे में, जिसके पार्ट 1 में हम हिमालय रिवर कवर कर लेंगे। सेकंड वाला जो पार्ट होगा उसमें हम पेनिनसुला रिवर, जो आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ, वो कवर कर लेंगे। क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, इसका वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट में से हम कवर कर लेंगे। आपके वीडियो जरूर 3-4 दिन से डिले हो रहे थे, लेकिन अगर आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे सुबह के 9 बजे, तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी के किसी एग्जाम की तैयारी करें, सिविल सर्विस का एग्जाम हो, सीडीएस को, एनडीए का हो, या और कोई एग्जाम है, स्टेट पीसीएस के आपके एग्जाम है, जो भी कोई एग्जाम है आपका जिसमें आपको डिटेल में जीएस पढ़नी है और बेसिक से पढ़नी है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी ये वीडियो पीडीएफ जरूर हिंदी में रहेगी, लेकिन मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टर्म बताता हुआ चलूँगा, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना। और एक एक डाटा मैं इसमें क्लियर कर दूंगा, आपका रिवर का कोई भी आपका चीज़ आपकी नहीं बचेगी इसमें। अगर आपके पास एटलस है, जो मैंने आपको बताया था कि ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस है, तो साथ में आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो एटलस साथ में रखें, क्योंकि मैपिंग के बिना आपका रिवर वाला ये चैप्टर कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर है हमारा अफवाह, ड्रेनेज के बारे में हम बात करेंगे। इसमें पहले तो जो शेप बनाती है रिवर, उनके बारे में बता रखा है। उसके बाद रिवर सिस्टम के बारे में बता रखा है। जैसे कि हमारे यहाँ 2 तरह के रिवर सिस्टम है। हम बात करें हिमालय नदियाँ हैं, हिमालय रिवर है, और दूसरी आपकी पेनिनसुला रिवर है, प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। हिमालय रिवर की हम बात करें, हिमालय रिवर 12मासी नदियाँ हैं, 12 महीने इनमें जल रहता है, पानी रहता है। और दूसरा ये है कि ग्लेशियर से निकलती हैं, तो पानी की इसमें बिल्कुल भी ज़्यादातर मतलब कि अंतर नहीं आता पानी में, 12मासी बहती रहती है। जो पेनिनसुला रिवर हैं वो ज़्यादातर बरसाती नदियाँ हैं, बरसात का इनमें पानी आता है, वो ग्लेशियर से नहीं निकलती। जब बरसात का मौसम चला जाता है ज़्यादातर वो सूख जाती है, ऐसा है इसमें। दूसरा है जो इसकी शेप्स बता रखी हैं, जैसे कि आपको अफवाह शब्द के बारे में बता रखा है, ड्रेनेज के बारे में बता रखा है। ये रिवर सिस्टम की व्याख्या करता है, रिवर सिस्टम की रेफरेंस देता है ये जो आपका है। जैसे कि आपकी छोटी छोटी धाराएं होती हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स आपकी होती हैं, उसके बाद बड़ी नदी बनती है ट्रिब्यूटरी से। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ से नदी जहाँ से एकत्रित होती है, जहाँ से ये इसकी धाराएँ बनती हैं ऐसे ऐसे कि इसको हम नदी बेसिन या रिवर बेसिन बोलते हैं। इसको हम रिवर बेसिन, या इसमें जो शब्द प्रयोग कर रखा है अफवाह द्रोणी ड्रेनेज बेसिन, इसमें जो शब्द प्रयोग कर रखा है वो आपका कर रखा है ड्रेनेज बेसिन या इसे बेसिन भी बोल सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको जो अमेजन रिवर मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। जहाँ से नदी पानी लेती है, जहाँ से उसकी ट्रिब्यूटरी जो होती हैं, सहायक नदियाँ जो होती हैं, वो जहाँ से जल एकत्रित करते हैं, उसको अफवाह द्रोणी या बेसिन बोलते हैं। इस सारे को हम बेसिन बोलेंगे या ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। दूसरा है जो आपका, इसको जल विभाजक बोलेंगे। जल विभाजक, जहाँ से नदियों का जो जल है विभाजक का रूप में, जहाँ से हिल एरिया आ जाता है एक तरह से। जैसे कि जो आप इंडस रिवर का आप देखेंगे तो इस तरफ नदी चल जाती है, और हिमालय जो आपकी गंगा रिवर है वो इस तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इसको हम जल विभाजक का बोलेंगे। ऐसे ही हम साउथ में अगर जाएंगे, नीचे दक्षिण भारत के हम देखें तो आपका जो पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है वो इस तरफ नदियाँ बहती हैं, जो पेनिनसुला रिवर है, और दूसरी जो छोटी छोटी नदियाँ समुद्र हैं वो इस तरफ बहती हैं। इसको हम जल विभाजक बोलते हैं। इंग्लिश में हम बोलेंगे वाटर डिवाइड। जहाँ से आपका 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है जल। जैसे कि ये आपकी ट्रिब्यूटरी आपको पूरी की पूरी दिखा रखी है, यहाँ से इस तरफ नदियाँ जा रही हैं और यहाँ से इस तरफ जा रही है, तो ये जल विभाजक है, वाटर डिवाइड है। क्लियर होगी आपको ये चीज़। ठीक है, दूसरा है जो शेप्स हैं, जैसे कि शेप मैं आपको आगे बताता हूँ। ये गार्ज है, गार्ज के बारे में वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। गार्ज के बारे में मैं आपको पहले इसमें बता चुका हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं। जैसे कि जो रिवर है, जो हिल एरिया में जब बहती है तो पहले वो वी शेप क्या करती बनती है, ऐसे कटाव करती है नीचे की तरफ, इरोसन, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे इरोसन, अपर्दन जिसे बोलते हैं, अपर्दन होता है। पहले ऊपर की तरफ कटाव, फिर धीरे धीरे नीचे होता है, फिर साइड में होना शुरू हो जाता है, फिर उसकी जो शेप है वो ऐसी हो जाती है। पहले वी शेप हो जाती है, फिर ऐसी शेप हो जाती है, तो इसको हम गार्ज बोलते हैं। जब ये बहुत बड़े रूप में हो जाता है तो इसको कैनियन बोल देते हैं। जैसे सबसे बड़ा कैनियन किसका है, कोलोराडो रिवर का है। सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे बड़ा जो वो है वो कोलोराडो रिवर का है। तो ये हिल एरिया में ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर जो है कटाव जो हिल एरिया में होता है, जहाँ पर गार्ज बनते हैं। ठीक है, ये शेप्स हैं जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। जहाँ नदी का सोर्स है, यहाँ से नदी निकलती है, ऊपरी भाग में ऐसे शेप बनाएगी, वी आकार की शेप बनाएगी, वी आकार की वैली बनाएगी, फिर आपकी गार्ज बन जाते हैं। सिंधु भी गार्ज बनाती है, ब्रह्मपुत्र भी गार्ज बनाती है, बहुत बड़े बड़े गार्ज बनाती हैं। जैसे ही मैदानी भाग में, ठीक है, प्लेन एरिया में रिवर आती है तो उसका भाव है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हिल एरिया से ऐसे भाव हो रहा है और यहाँ पर फिर ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे बहाव होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर नदी का अगर बहाव कम होगा तो वो ऐसे ऐसे आकृति में चलती है, जहाँ जहाँ आपका बहाव होगा। इसको बोलते हैं मेंडर, इसको बोलते हैं मेंडर। हिंदी में से बोलेंगे विसर्प, विसर्प बनाती है। इंग्लिश में से बोलेंगे मियंडर, मियंडर्स। तो ये मैदानी भाग में होगा। गार्ज मैंने आपको बता दिया हिल एरिया में होगा, मियंडर जो होगा मैदानी भाग में होगा। ठीक है, मैदानी भाग में जैसे ही आती है तो ये ऐसे सर्पीले आकार में, ऐसे ऐसे आपको याद रखना है, सर्पीला आकार मियंडर बनाती है, विसर्प बनाती है। ज़्यादातर अपर्दन जब होता है, अपर्दन ज़्यादा हो जाता है तो ये इस एरिया को छोड़ देती है। जैसे ये एरिया छोड़ दिया, फिर यहाँ से इस तरफ को बहने लगी, जैसे ऐसे ऐसे कटाव ज़्यादा होने शुरू हो जाता है, फिर ऐसे इस एरिया को छोड़ देती है, फिर ऐसे बहनी शुरू हो जाती है नदी। तो ये जो बच जाती है इसको बोलते हैं गोखुर झील। इसको हिंदी में बोलेंगे गोखुर झील और इंग्लिश में बोलेंगे इसे ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक या गोखुर झील या ऑक्सबो लेक। क्लियर हो गया? ये आपकी गार्ज वाला जो सिस्टम है, कैनियन वाला जो सिस्टम है वो हिल एरिया में होगा। विसर्प वाला जो सिस्टम है, मेंडर वाला जो सिस्टम है, ऑक्सबो लेक वाला है, वो आपका मैदानी प्लेन एरिया में होगा। और नीचे जो है, जो समुद्र में मिलने से पहले, समुद्र में मिलने से पहले बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है जो नदी है, ऐसे ऐसे करके, जो अपने साथ मिट्टी, गाद, महीन कण जो भी लाती है वहाँ पर बिखेर देती है समुद्र में मिलने से पहले। तो ये जो इनको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इनको वितरिकाएँ, इंग्लिश में बोलेंगे इसे डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी वितरिकाएँ। डिस्ट्रीब्यूटरी के बीच का जो एरिया है पूरा का पूरा, इसको हम बोलेंगे, इसको सभी को हम मिला करके बोलेंगे डेल्टा। इसको इंग्लिश में भी हिंदी में भी डेल्टा बोलेंगे, डेल्टा। ये 3 शेप मैंने आपको बता दी। यहाँ पर आपके गार्ज का एरिया है, ठीक है, यहाँ पर आपके विसर्प बन रहे हैं, ऑक्सबो लेक बन रही है मैदानी, और समुद्र में मिलने से पहला बन रहा है डेल्टा, और इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। सबसे बड़ा डेल्टा किसका? सुंदरवन का डेल्टा है पूरे वर्ल्ड में। कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, वो मैं अभी आपको आगे दिखा दूंगा। तो ये 3 शेप हैं जो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए जो शेप्स बनाती है। फिर हम पढ़ते हैं हिमालय की रिवर के बारे में, जो हिमालय से निकलने वाली नदी है। जैसे कि मैं आपको बेसिक्स बता चुका हूँ, मैप से मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करता हुआ चलूँगा। हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो ग्लेशियर से आपकी निकलती हैं, आपको पता होना चाहिए। ये मैप आप देख सकते हो, अगर आपके पास यही मैप है तो इससे भी कवर कर देंगे, मैं एक एक डाटा बता दूंगा। अगर आपके पास कोई और मैप है, ओरिएंट ब्लैक स्वान का या किसी और का एटलस है, तो उसमें जरूर मार्क करते हुए चले साथ साथ में वीडियो में, ताकि आपकी एक एक चीज़ आपकी क्लियर होती चली जाए। जैसे कि यहाँ पर 3 रिवर सिस्टम है। हिमालय रिवर जो है इसमें 3 मेन नदियाँ हैं आपकी, तीनों को आज हम कवर कर लेंगे। पहली आपकी सिंधु नदी, बाकी की जो नदियाँ हैं हिमालय से निकलने वाली वो इसमें मिलती हैं, ठीक है, सिंधु रिवर सिस्टम है। दूसरा है आपका गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, और तीसरी है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। बाकी की जो ऊपर की जो नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं या उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वो सारी की सारी इसमें मिल जाती हैं। ये 3 मेन रिवर सिस्टम है यहाँ पर। सिंधु रिवर सिस्टम, इंडस जिसे इंग्लिश में बोलेंगे, गंगा रिवर सिस्टम, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। एक एक आप मार्क करते हुए चलना, साथ साथ में मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस रिवर के बारे में, सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये कैलाश पर्वत, कैलाश माउंटेन रेंज के पास बोखरचू ग्लेशियर है, ठीक है। यहाँ पर बोखरचू ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर के पास से निकलती है। कैलाश माउंटेन में है ये, कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू हिमनद है। हिंदी में हिमनद बोलेंगे, इंग्लिश में से ग्लेशियर बोल देंगे। यहाँ से निकलती है। उसके बाद तो ये कहाँ पड़ता है? ये चाइना में, तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत का एरिया। उसके बाद ये आ जाती है हमारे लद्दाख में। लद्दाख अब आपको पता ही है, ठीक है, आपको पता है यूटी बन चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है। पहले ये जम्मू कश्मीर था पूरा का पूरा, तो ये लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में अब नहीं है। उसके बाद जाती है यहाँ पर कौन सी रेंज आ जाती है आपकी? यहाँ पर आ जाती है जास्कर, और ऊपर आ जाती है लद्दाख। तो इन 2 जो रेंज हैं जो मैंने आपको बताई थी इंडिया में, मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले चैप्टर आप जाकर के देख सकते हैं जिसमें माउंटेन रेंज के बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में ये बहती है, यहाँ पर लेह जिला इसके बीच में से बहती हुई चलती है, ठीक है। आगे जाती है ऊपर से। इसमें जो मिलने वाली नदियाँ हैं कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं इसमें? इस तरफ से इसमें जास्कर नदी मिलती है, ठीक है, जास्कर नदी मिलती है लेह के पास। यहाँ पर लेह के पास जास्कर नदी इसमें मिलती है। ऊपर से इसमें श्योक नदी मिलती है, श्योक नदी मिलती है। ये आपको इसमें चैप्टर में नहीं मिलेगा, मैं अपनी तरफ से आपको ये बता रहा हूँ, ऐड करके बता रहा हूँ आपको, ताकि अब बाद के जो चैप्टर आपको दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर जास्कर, ऊपर से श्योक नदी मिलती है इसमें, ठीक है। फिर यहाँ से गिलगित नदी मिलती है इसमें,
गिलगित, ये पूरा का पूरा डाटा आपको नोट कर लेना भाई। गिलगित नदी मिलती है। यहाँ पर एक जगह है चिल्लड़, इंग्लिश में चिल्लड़, हिंदी में चिल्लड़। चिल्लड़ के पास ये पाकिस्तान में घुस जाती है। ये नदी यहाँ से बहती हुई इन दोनों श्रेणियों के बीच से यहाँ से चिल्लड़ के पास ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आ जाती है अटक, एक जगह पड़ती है अटक, जैसे कि कहते हैं कि अटक से कटक तक है हिंदुस्तान, ठीक है। अटक, ऊपर से अटक के पास इसमें नदी मिलती है, ऊपर से अफगानिस्तान से जो आती है काबुल नदी इसमें मिलती है। काबुल, एक कुर्रम नदी भी इसमें मिलती है, यहाँ पर काबुल नदी मेन है जो काबुल नदी इसमें मिलती है, ठीक है। अटक के पास ये मैदानी भाग में आ जाती है सिंधु नदी। तो यहाँ से पाकिस्तान में पूरी की पूरी बहती है। पाकिस्तान में बहने के बाद ये पाकिस्तान का जो रीजन है, पंजाब का रीजन है, सिंध का रीजन है, ठीक है। यहाँ पर एक जगह पड़ती है मिथनकोट। मिथनकोट, मिथनकोट के पास ही से पंचनद, पंचनद का पानी मिल जाता है। पंचनद कौन सी नदियाँ हैं? चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, ये पांचों नदियाँ, पंच दरियाओं वाली धरती पंजाब, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ मिथनकोट के पास इसे पंचनद, पंचनद का जल मिल जाता है। तो ये आगे बह जाती है, फिर ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं कराची के पास, है अरब सागर में मिल जाती है। कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। निकलती कहाँ से है? निकलती है कैलाश पर्वत श्रेणी के पास से, बोखरचू के पास से, और मिलती कहाँ है? अरब सागर में मिलती है। पंचनद मिलता है मिथनकोट के पास, ठीक है। मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? श्योक नदी है, जास्कर नदी है, ठीक है, गिलगित नदी है, काबुल नदी है, एक छोटी सी नदी द्रास भी मिलती है यहाँ पर, द्रास, द्रास सेक्टर के बारे में आपको पता होगा। तो ये हो गया सिंधु, इंडस रिवर है जो, ठीक है। आपको ये पता ही होगा इंडस रिवर और जो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं जो मैंने पंचनद बताई हैं, इसके हम जो है इंडस है, झेलम है, चनाब है, इसके हम 20% का ही प्रयोग कर सकते हैं। इसके हम 20, सिंधु, झेनाब, झेलम, इसके हम 20% पानी का ही प्रयोग कर सकते हैं भाई। ये समझौता रखा है 1960 में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो रखा है, ठीक है। इसमें जो बाकी की जो नदियां हैं उसका हम 80% का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें सतलुज होगी, रावी होगी, ब्यास होगी, उसके हम 80% का प्रयोग कर सकते, जल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सिंधु, झेलम, झेनाब के 20% पानी का प्रयोग कर सकते हैं हम, और इसके बाकी की जो पंचनद की जो इसमें 80% का प्रयोग कर सकते हैं। 1960 में समझौता हो रखा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के थ्रू। क्लियर होगी यहाँ पर ये चीज़। उसके बाद जो पंचनद हैं, इसमें मिलने वाली जो सबसे मेन नदी है, जो बाकी की जो नदियाँ मिलती हैं वो मिलती हैं चिनाब नदी में। चिनाब नदी आपकी कहाँ से निकलती है? चिनाब बनती है चंद्र और भागा, रोहतांग दर्रे के पास है। चंद्र और भागा दो धाराएं में निकलती हैं, ये चिनाब नदी है। यहाँ पर रोहतांग दर्रे के पास से चंद्र और भागा दो धाराएं मिलती हैं हिमाचल में, रोहतांग दर्रे के पास से। उसके बाद ये चिनाब नदी बनती है, ठीक है। नीचे इसके पीर पंजाल है, ठीक है, ऊपर जास्कर श्रेणी है, ये आगे आगे बहती है यहाँ पर, फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है चिनाब नदी, ठीक है। जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में बहती है, जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में बहती है। यहाँ पर झेलम, और झेलम कहाँ से निकलती है? झेलम जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर भी बनाती है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर भी बनाती है झेनाब नदी। झेनाब नदी निकलती है पीर पंजाल के पास बेरीनाग झरने से, पीर पंजाल के पास वेरीनाग, वेरीनाग झरने से निकलती है। पीर पंजाल के पास वेरीनाग एक झरना है, वहाँ से निकलती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आती है, यहाँ पर वुलर झील है, जो वुलर लेक है, वो क्या है? ऑक्सबो लेक है एक, मैंने जो आपको बताया था। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, एचएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो ये मेंडर बनाती है, जो मैं आपको ऊपर क्लियर कर चुका हूँ, जो ये मेंडर बनाती है वो ऐसी एक ही नदी है, झेलम नदी है, जो हिल एरिया में भी आपके मेंडर बनाती है। ज़्यादातर जो नदियाँ हैं, जितनी भी रिवर हैं, वो मैदानी भाग में ज़्यादातर बनाती हैं। ये आपके ऊपर के एरिया में भी ये आपके मेंडर बनाती है, सर्पिल आकार, जिसको विसर बोल रहा था मैं, उसी पे बना हुआ गोखुर झील है, वुलर झील। गोखुर झील को बोलते हैं ऑक्सबो लेक, हमारे इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की सीमा बनाती है, ये ऐसे इंडिया पाकिस्तान की सीमा बनाती है, बाद में चिनाब नदी में मिल जाती है। क्लियर हो गया यहाँ पर ये चीज़। उसके बाद आती है आपकी रावी नदी। रावी नदी भी रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। यहाँ पर धौलाधार है, ऊपर पीर पंजाल है आपका,
यह है झेनाब रावी नदी, ये निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। ठीक है, ये बाद में इसमें चली जाती है, पाकिस्तान में एंटर हो जाती है, लाहौर में बहती है और मुल्तान के पास ये, यहाँ पर मुल्तान के पास ये चेनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद आ जाती है आपकी सतलुज नदी। सतलुज नदी कहाँ से रिवर है? जिस पर भाखड़ा नागल डैम, गोविंद सागर बांध बना हुआ है। भाखड़ा नागल डैम के पीछे जो झील बनी है उसका नाम है गोविंद सागर, उसका नाम है गोविंद सागर। तो ये गोविंद सागर जिस पे बना हुआ है, ये नदी कहाँ से निकलती है? ये आपके निकलती है मानसरोवर झील के पास, एक पड़ती है राकस्ताल, राकस्ताल के पास से निकलती है, लांगचेंग खबाम भी जिसे बोलते हैं, राकस्ताल के पास से निकलती है ये आपकी नदी। यहाँ से मानसरोवर झील है, राकस्ताल है, यहाँ पर एक है लांगचेंग खबाम, ठीक है, राकस्ताल के पास है, यहाँ से ये निकलती है। इंडिया में जब ये प्रवेश करती है, इंडिया में प्रवेश करती है शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में। शिवकिला जो दर्रा है, लिखने में गलती हो माफ़ करना भाई, शिवकिला जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल में बात करती है, हिमाचल में और पंजाब की सीमा पर कौन सा बना रखा है? भाखड़ा नागल डैम, जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बांध है। उसके पीछे बनी हुई झील कौन सी है? गोविंद सागर झील, ठीक है। आगे फिर निकलती है, यहाँ पर है, यहाँ पर हरी के बैराज है। हरी के बैराज कहाँ है? यहाँ पर ब्यास नदी से मिलती है। देखिए जो ब्यास नदी है वो सतलुज में मिलती है, ना कि झेनाब में मिलती है सीधी, वो ब्यास कुंड से निकलती है, जहाँ रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड के पास से निकलती है, ये भी हिमाचल में ही है, ठीक है। ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास नहीं, हरीके के पास ये सतलुज नदी में मिल जाती है, जहाँ पर आपकी इंदिरा नहर वगैरह ये निकाली हुई है, जो राजस्थान में आपकी जाती है, जहाँ से राजस्थान को सबसे ज़्यादा पानी की आपूर्ति होती है, हरीके बैराज। उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, फिर ये झेलम नदी में, झेनाब नदी में मिल जाती है। भाखड़ा नागल डैम मैं आपको बता ही दिया। और रोहतांग के पूर्व से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है, आपकी ब्यास नदी निकलती है, शिवकला दर्रे से एंटर करती है हमारे इंडिया में सतलुज नदी। क्लियर हो गया यहाँ पर। और ये मिथनकोट है, यहाँ पर ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं, पंचनद हैं, मिल करके झेनाब नदी में मिल जाती हैं। उसके बाद झेनाब नदी जो है सिंधु नदी में मिल जाती है मिथनकोट के पास। तो ये आपका इंडस रिवर सिस्टम पूरा का पूरा आपका कवर हो गया। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। इंडस रिवर की हम अगर लंबाई की बात करें, कहीं पर इसकी लंबाई आपकी दे रखी है 2900 के आसपास, ठीक है। कहीं पर इसकी रिवर की लंबाई जो है 29 के आसपास दे रखी है, कहीं पर आपकी 2880 दे रखी है टोटल, थोड़ा सा अंतर दे रखा है। बाकी ये बहुत बड़ी लंबी रिवरों में, मुख्य रिवरों में आती है ये, लेकिन इंडिया में सिर्फ ये हमारे लद्दाख रीजन में ही बहती है इंडस रिवर। क्लियर हो गया, इंडस रिवर यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं गंगा नदी, गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आप अपने मैप में जरूर देख लेना, ताकि आपको कोई भी डाटा किसी तरह का रह ना जाए, क्योंकि इस चैप्टर में इतना डाटा नहीं दे रखा। आगे के जो चैप्टर हैं उनमें जरूर ये डाटा दे रखा है, आगे के जो मतलब कि 11th क्लास की जब हम पढ़ेंगे। तो इंडस रिवर सिस्टम में क्या है, गंगा नदी के हम रिवर सिस्टम की हम बात करें तो गंगा नदी की एक जो धारा है भागीरथी, भागीरथी निकलती है गंगोत्री, गोमुख, ये है भागीरथी, यहाँ पर इसे भागीरथी बोला जाता है, ठीक है। उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड में, वहाँ का गोमुख से निकलती है, गोमुख से निकलती है, ठीक है। उत्तरकाशी के निकट गोमुख से निकलती है, जिसे गंगोत्री हिमनद बोलते हैं, गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ज़्यादातर गंगोत्री ग्लेशियर दे रखा होगा। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है, वहाँ से निकलती है भागीरथी, ठीक है। वहाँ से एक धारा निकलती है भागीरथी, भागीरथी। और यहाँ पर एक छोटी सी नदी यहाँ पर इसमें आकर के मिलती है, वो भिलांगना। भागीरथी और भिलांगना नदी के जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर आपका डैम बना रखा है, ठीक है। भागीरथी और भिलांगना जहाँ पर नदी मिलती है वहाँ पर टिहरी डैम बना रखा है आपका, टिहरी डैम। क्लियर हो गया। इस तरफ ये जाती है, ऊपर से आती है एक नदी इस तरफ से मिलती है, जिसे बोलते हैं अलकनंदा, अलकनंदा। अलकनंदा निकलती है सतोपथ हिमनद, सतोपथ ग्लेशियर से, सतोपथ हिमनद या सतोपथ ग्लेशियर, ठीक है। जोशीमठ के पास इसमें मिलते हैं धौलीगंगा और विष्णुगंगा, जिसे जोशीमठ बोलते हैं, जोशीमठ, धौलीगंगा प्लस विष्णुगंगा, ठीक है। यहाँ पर इसे
धौलीगंगा और विष्णुगंगा बोलते हैं। अलकनंदा है, बाद में अलकनंदा बन जाती है। फिर आगे बढ़ती है, आगे इसमें मिलती है कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और पिंडार। अलकनंदा और पिंडार ये कौन सा है? कर्णप्रयाग। ये आप नोट कर लेना, आपको ज़्यादा डिटेल में कहीं पर नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद आगे बढ़ती है, उसके बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में। ये बहुत से प्रयाग हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं जहाँ पर ये नदियाँ मिलती हैं। क्लियर हो गया? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। आगे जब हम जाते हैं देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी, जो ऊपर से भागीरथी आ रही है और अलकनंदा यहाँ पर मिल जाती है, इसे बोलते हैं देवप्रयाग। ये कहाँ पर है? ये हरिद्वार में है, जहाँ पर ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसके बाद इसका नाम गंगा पड़ता है, यहीं पर इसे गंगा बोलते हैं। देवप्रयाग, देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, अलकनंदा और भागीरथी। मेन यही पूछा जाता है जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में। क्लियर हो गया? इसके बाद इसे गंगा बोला जाता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया भागीरथी और भिलांगना, भिलांगना नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर आपका टिहरी बांध है, टिहरी बांध है। अलकनंदा जहाँ पर निकलती है सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। क्लियर हो गया? भागीरथी मैंने बता दिया गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा जोशीमठ है जहाँ पर धौलीगंगा और विष्णुगंगा मिलती हैं। दो धाराएं हैं इसकी, धौलीगंगा और विष्णुगंगा, जहाँ पर मिल जाती है वहाँ पर जोशीमठ है। उसके बाद इसे अलकनंदा बोलते हैं। अलकनंदा और पिंडार नदी है कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार नदी कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में। ये लिख लेना, आप नोट कर लेना। फिर है अलकनंदा और भागीरथी नदी है देवप्रयाग में, जहाँ इसके बाद इसे गंगा बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको एक एक चीज़? उसके बाद ये गंगा बन जाती है, यहाँ पर ये गंगा बन जाती है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर इसमें एक छोटी नदी मिलती है यहाँ पर, जिसे बोलते हैं रामगंगा, जिसे हम बोलते हैं रामगंगा। रामगंगा छोटी नदी भी इसमें मिलती है। ये गैसरण गढ़वाल से निकलती है। गैसरण, जो राजधानी भी बनाने की कोशिश की जा रही है वहाँ पर उत्तराखंड की, गैसरण गढ़वाल से निकलती है। ठीक है, ये रामगंगा नदी कन्नौज के पास इसमें मिल जाती है। कन्नौज के पास इसमें मिलती है, कन्नौज के पास इसमें मिल जाती है। ठीक है, आगे जैसे नदी बढ़ती है, आगे बढ़ते हुए इसमें एक और नदी इसमें मिल जाती है। उससे मिलने से पहले इसमें ऊपर की नीचे की तरफ से देखोगे तो जो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, मैं ऊपर की तरफ कर लेता हूँ, जो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? वो है यमुना नदी, यमुना रिवर। यमुना रिवर निकलती है यमुनोत्री हिमनद से, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री हिमनद। ये भी उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड का। बद्रपुंछ श्रेणी है, बद्रपुंछ रेंज है, बद्रपुंछ रेंज है। बद्रपुंछ रेंज में बनता है हिमनद ग्लेशियर, यमुनोत्री हिमनद ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है। ये इसकी अगर हाइट की अगर आप बात करो 6316 है। ये सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। छोटी छोटी नदियाँ इसमें मिलती हैं, जैसे कि हिंडा नदी मिल गई, रिंग नदी मिल गई, सेमर नदी मिल गई, बरुणा नदी मिल गई। ये छोटी छोटी, ये यमुना रिवर जो है इसमें मिलने वाली मेन नदियों की बात करेंगे। यमुना रिवर जो है नीचे की तरफ से इलाहाबाद में, जिसे प्रयाग बोलते हैं, पहले इलाहाबाद था, प्रयाग है। गंगा और यमुना रिवर मिलती हैं प्रयाग में। क्लियर हो गया आपको ये चीज़? पहले मैं आपको गंगा की बता देता हूँ, फिर यमुना नदी की हम बात करेंगे। ऊपर से फिर इसमें मिल जाती है एक छोटी नदी है जिस पर लखनऊ बसा हुआ है, जिसे गोमती बोलते हैं, गोमती रिवर। गोमती रिवर, गोमती रिवर इसमें सारनाथ के आसपास यहाँ पर मिल जाती है। ऊपर से मिलने वाली नदियाँ हैं, इस तरफ से हम देखेंगे तो बढ़ते चले जाएंगे। तो पहले ये शारदा नदी है, जिसे यहाँ पर काली बोला जाता है। शारदा नदी को यहाँ पर काली नदी बोला जाता है, महाकाली भी बोला जाता है, गौरी गंगा भी बोला जाता है। ये भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। इसे सरयू नदी भी बोला जाता है, इसे सरयू नदी भी बोला जाता है। क्लियर हो गया? इसे सरयू नदी भी यहाँ पर बोला जाता है। ये मिलन हिमनद से निकलती है, मिलन हिमनद से, मिलन ग्लेशियर से, जो आपका उत्तराखंड में। शारदा नदी मिल जाती है यहाँ पर घाघरा नदी में, शारदा नदी मिल जाती है घाघरा नदी में। घाघरा नदी निकलती है यहाँ पर
ये आपका नेपाल आ गया। नेपाल में निकलती है मापचांगचो हिमनद, मापचांगचो ग्लेशियर, ये अजीब से नाम है, आप देख लेना। मापचांगचो हिमनद से निकलती है नेपाल में, ये इसमें मिल जाती है। घाघरा नदी आपकी आगे बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ती हुई ये मिल जाती है, बिहार में मिल जाती है। बिहार और इसकी उत्तर प्रदेश की सीमा पर, बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर यहाँ पर इसमें गंगा नदी में मिल जाती है घाघरा नदी। ऊपर की नदियों की बात बता रहा हूँ मैं आपको। फिर ये गंडक नदी मिलती है, ये भी नेपाल से निकलती है। गंडक नदी है जो आपकी, वो भी नेपाल से निकलती है, जिसे ऊपर की तरफ त्रिशूल गंगा बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है, धौलागिरी माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है गंडक नदी बिहार में। ठीक है, ये आपकी यहाँ पटना के आसपास इसमें मिल जाती है। ये जो घाघरा की मैं बात बता रहा था, यहाँ पर ये पटना से पीछे और ये आगे की तरफ है, जो ये पटना से पीछे की तरफ है, मतलब ये आसपास ही है, पटना के आसपास ही है ये। सॉरी, मैं इसको बॉर्डर पे बता रहा था, यहाँ पर पटना के आसपास ही है ये नदी। मैप में आप अच्छे से देख लेना, थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, गंडक नदी यहाँ पर मिल जाती है बिहार में। ऊपर से निकलने वाली फिर दूसरी नदी है जिसे बिहार का शोक भी हम बोलते हैं, बिहार का शोक भी हम बोलते हैं। ये निकलती है कोसी नदी, माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है यहाँ से। इसकी धारा निकलती है अरुण, जिसे अरुण बोला जाता है। माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है अरुण। ठीक है, फिर इसमें तोमर, कोसी, सोन, तोमर, कोसी और सारी नदियाँ मिल जाती हैं। फिर ये बन जाती है यहाँ पर सप्तकोसी, सप्तकोसी, जिसे बिहार का शोक भी बोला जाता है, क्योंकि हिल बहुत ज़्यादा ऊंचाई से, हाइट से आती है ये। ठीक है, इस पर बैराज वगैरह बना रखे हैं, बांध वगैरह इस पर कोई नहीं बना रखा वहाँ पर। कोसी नदी मिलने वाली ये आखिरी नदी है इसमें, सॉरी, इसके बाद महानंदा नदी एक और मिलती है। कोसी नदी यहाँ पर बिहार में इसमें मिल जाती है। ठीक है, बिहार में इसमें मिल जाती है कोसी नदी। दार्जिलिंग से फिर एक नदी निकलती है महानंदा, दार्जिलिंग से निकलती है एक नदी, निकलती है महानंदा। महानंदा, महानंदा मिलने वाली आखिरी नदी है इंडिया की तरफ से, महानंदा। ठीक है, ये महानंदा है। तो ऊपर की तरफ से अगर आप देखोगे इसमें मिलने वाली नदियों में, यहाँ पर मैंने आपको बताई थी रामगंगा, यहाँ पर है गोमती, गोमती नदी मिल जाती है आगे की तरफ। सॉरी, ये इस तरफ चला जाएगा, मैप में आप देख लेना अच्छे से। पहले है रामगंगा, फिर है गोमती नदी, फिर है आपकी घाघरा नदी, क्योंकि शारदा में मिल जाती है, घाघरा नदी मिलने वाली है। फिर है गंडक नदी, फिर है कोसी नदी, और फिर है आपकी महानंदा नदी। ये सीक्वेंस कई बार पूछा गया है। पहले रामगंगा नदी है ऊपर की तरफ से, गोमती नदी है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है और महानंदा नदी है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर? यह चीज़, एक एक चीज़ आपको देख लेनी चाहिए। फिर नीचे की तरफ मैंने यमुना के आपको बताया था, यमुना मिलने वाली है। यमुना में मिलने वाली कौन सी नदी है? यमुना में मिलने वाली नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अगर आप सीक्वेंस की बात करोगे तो चंबल है, फिर यहाँ पर सिंध नदी है, फिर बेतवा नदी है और फिर केन नदी है। ये डायरेक्ट यमुना में मिलती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये कई बार आपसे सीक्वेंस क्वेश्चन पूछा गया है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये आपको याद रखना है। अब इसमें मेन नदी कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जो यमुना में मिलने वाली नदी है चंबल, वो आपकी निकलती है मालवा के पठार महू से। मालवा का पठार है यहाँ पर, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मालवा का पठार एक जगह पड़ती है मूह, मालवा के पठार मूह से निकलती है, मालवा के पठार के मुँह से निकलती है चंबल नदी। क्लियर हो गया? चंबल नदी पर दो बांध यहाँ पर डैम बना रखे हैं। गांधी सागर जो बांध है वो है मध्य प्रदेश में, आप अपने मैप में देख लेना इसे अच्छे से। ठीक है, गांधी सागर जो बांध है वो बना रखा है आपका मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर बना रखा है आपका राजस्थान में, कोटा के आसपास यहाँ पर मिलती है। ठीक है, चंबल नदी। इसमें मिलने वाली और नदियाँ हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ से इसमें बनास नदी मिलती है, चंबल नदी की सहायक नदी है बनास नदी। ठीक है, काली सिंध नदी एक इसमें नदी मिलती है यहाँ पर, काली सिंध, काली सिंध नदी, काली सिंध और बनास नदी, ये दोनों मेन सहायक नदियाँ चंबल नदी की। चंबल नदी फिर आकर जा करके उत्तर प्रदेश में इसमें मिल जाती है, यमुना नदी में। फिर एक और सहायक नदी आती है सिंध नदी। ये काली सिंध की बात कर रहा हूँ, एक सिंध नदी है, ये भी सीधी यमुना में मिलती है। फिर है आपकी बेतवा नदी। बेतवा नदी मालवा के पठार से निकलती है, बेतवा नदी भी यमुना नदी में मिल जाती है। छोटी छोटी नदियाँ। फिर केन नदी है, ये भी यहाँ से निकलती है, फिर यमुना नदी में मिल जाती है। इसी की मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर आपको पता ही है प्रयागराज में मिल जाती है, गंगा रिवर में।
दक्कन के पठार से सीधे आकर गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? दक्कन के पठार से सीधे आकर मिलने वाली नदी है जो आपकी अमरकंटक के पठार से निकलती है। अमरकंटक के पठार से निकलती है ये नदी। कौन सी नदी? ये है सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी ये निकलती है। सोन नदी के जो सहायक है, यहाँ पर दे रखा, सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद। रिहंद नदी आप अपने मैप में अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसमें मैप में थोड़ा सा वो हो सकता है, स्केल के अनुसार नहीं है। रिहंद नदी की जो सहायक नदी है सोन नदी की, उस पर बना रखा है गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम। उसके पीछे की जो झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर है। गोविंद सागर डैम है जो भाखड़ा डैम के पीछे है। ये आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, गोविंद सागर और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये आपको इसमें कंफ्यूज होना है। रिहंद है जो सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी सीधे फिर पटना के आसपास गंगा नदी में मिल जाती है। ये अमरकंटक के पठार से निकलती है। अमरकंटक के पठार से निकलती है। दक्कन के पठार से, यानी कि अमरकंटक का पठार उसी का पार्ट है। दक्कन के पठार से सीधे आकर मिलने वाली नदी कौन सी है? सोन नदी। ठीक है। एक छोटी नदी इधर से मिलती है दामोदर नदी, वो हुगली में मिलती है, जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा नदी की। मैं आपको आगे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आते हैं तो गंगा नदी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। मेन जो है इसकी एक जो मेन डिस्ट्रीब्यूटरी है, मेन जो वितरिका है इसकी, इसको हम हुगली बोलते हैं। हुगली नदी, जिसमें दामोदर नदी मिलती है। यहाँ से रांची के पठार से इसे मिल जाती है दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक बोलते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं। ठीक है। हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी आगे फिर इन वितरिकाओं में हो जाती है। हुगली जो नदी है इसी पर आपका कलकत्ता पोर्ट बना हुआ है। कोलकाता या कलकत्ता जो पोर्ट है वो पूरा का पूरा हुगली नदी के मुहाने पर बना हुआ है। क्लियर हो गया। ये आपकी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। जहाँ पर कुछ थोड़े टाइम के लिए इसका नाम भागीरथी है, मेन नाम है इसका यहाँ पर पद्मा। यह आपको इसमें कन्फ्यूजन है, मैं आपको एक एक डाटा क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर आपको इसका नाम है पद्मा नदी यहाँ पर। ठीक है। जैसे इसमें ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र को यहाँ पर जमुना बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र को यहाँ पर जमुना नदी बोला जाता है बांग्लादेश में। आप ब्रह्मपुत्र के बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ पर जमुना नदी से बोला जाता है, तो इसके बाद इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है। सॉरी, इसका नाम हो जाता है पद्मा ही है, जमुना से मिल जाती है। ये दोनों जमुना और पद्मा जब मिलती हैं तो इसका नाम पद्मा ही बढ़ता है आगे। क्लियर हो गया यहाँ पर। उसके बाद इसमें से एक नदी इस तरफ से हमारे नॉर्थ ईस्ट से आकर के मिलती है, उसका नाम है मणिपुर के आसपास से, उसका नाम है मेघना। तो इसका नाम आगे मेघना हो जाता है। मेघना के नाम से गंगा नदी आपकी बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये जमुना है। जैसे गंगा नदी, आपको कंफ्यूजन होना, गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो उसका नाम पद्मा है। पद्मा नदी में जमुना नदी मिली, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी मिली, तो उसका नाम फिर भी पद्मा ही रहा आगे। फिर उसमें मेघना नदी मिल जाती है तो इसका नाम मेघना बन गया। तो एक्चुअल में जो है हुगली और मेघना के बीच का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, इसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बोल देते हैं। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डेल्टा पे है, पूरा का पूरा। वैसे तो बांग्लादेश ही पूरा का पूरा डेल्टा पे बसा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी जिनको हम बोलते हैं, ये पूरा का पूरा डेल्टा रीजन है। इसे सुंदरवन का डेल्टा क्यों बोलते हैं? जो मैग्रोव वन है उसमें सुंदरवन एक वृक्ष होता है, सुंदरवनी। ठीक है। उसके यहाँ पर बहुत आयत में पाया जाता है, इसीलिए इसे सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर चीज़, जो हमने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा। वैसे मैंने एक एक डाटा आपको बता दिया। उसके बाद हमें पढ़ना है जो आपका रह गया है ब्रह्मपुत्र। तीसरा जो मेन रिवर सिस्टम है उत्तर भारत में देखेंगे, वो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। ब्रह्मपुत्र आपकी नदी कहाँ से निकलती है? ये भी तिब्बत से निकलती है, ये भी तिब्बत से निकलती है। ठीक है। ये आपका राकसताल हो गया, जो मैंने आपको बताया था, राकसताल है। फिर राकसताल जहाँ से सतलुज निकलती है, ये है मानसरोवर झील। इसके आसपास है आंग्सी ग्लेशियर और ऊपर की तरफ, और फिर यहाँ पर है चुमायुडुंग ग्लेशियर। ठीक है। आंग्सी ग्लेशियर के पास है चुमायुडुंग ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है ये, जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, वो यहाँ से निकलती है। ठीक है। आंग्सी ग्लेशियर के पास चुमायुडुंग।
आंग्सी ग्लेशियर और चुमायुडुंग ग्लेशियर, दो तरह के हिमनद हैं, चुमायुडुंग हिमनद है। ठीक है, ये दोनों लिख देता हूँ मैं, ये दोनों के दोनों लिख दिए, चुमायुडुंग और आंग्सी ग्लेशियर। यहाँ से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी ये ऐसे ऐसे बहती है तिब्बत के एरिया में। तिब्बत का जो एरिया है बहुत ही शुष्क और ड्राई रीजन है पूरा का पूरा, इसमें बहती है। यहाँ पर इसमें सिल्ट और उनकी मात्रा बहुत कम होती है। यहाँ से सांगपो नदी बोला जाता है, सांगपो। सांगपो का मतलब है शुद्ध करने वाला, शुद्ध करने वाला या शोधक। तिब्बत में से सांगपो बोलते हैं, शुद्ध करने वाला। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर आ जाती है, नामचा बरवा पर्वत पड़ता है यहाँ पर, नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत पड़ता है यहाँ पर। उसके बाद एक गार्ज बनाती है, गार्ज से सीधा मोड़ ले लेती है, गार्ज मैंने आपको बता ही दिया ऊपर। सीधा फिर ये इंडिया में प्रवेश करती है। इंडिया में इसका नाम, ब्रह्मपुत्र का नाम क्या होता है? दिहांग। यहाँ पर इसका नाम दिहांग होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, यहाँ पर इसका नाम दिहांग है। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम दिहांग है। क्लियर हो गया? यहाँ पर दिहांग नदी है इसका यहाँ पर नाम। नामचा बरवा पर्वत के पास मोड़ से दिहांग नदी यहाँ भारत में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में। ऊपर से इसमें दिबांग नदी मिलती है, दिबांग या सिकियांग एक नदी मिलती है, दिबांग, दिहांग नहीं, वो मिलती है दिबांग, दिबांग नदी इसमें मिलती है। ठीक है, फिर इसमें लोहित नदी मिलती है यहाँ से, ये भी इसके आसपास से निकलती है, लोहित नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है लोहित नदी। इसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, लोहित नदी मिलने के बाद फिर इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है। ठीक है, इसमें लोहित नदी मिल जाती है, फिर इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी बन जाता है। फिर ये आगे अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम में बहती है। असम में ऊपर से तिब्बत के आसपास से यहाँ से निकलती है, इसमें जो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी परियोजना बनने जा रही थी, सुबनसिरी, सुबनसिरी नदी इसमें मिलती है, सुबनसिरी, सुबनसिरी नदी इसमें मिल जाती है। क्लियर हो गया? फिर ये गुवाहाटी में बहती है, गुवाहाटी में गुम्फित नदी के बीच में बहती है ये, क्योंकि इसकी चौड़ाई यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, मैदानी भाग इसे मिल जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें माजुली द्वीप है, नदी के बीच में भी एक आइलैंड है जिसे माजुली बोलते हैं, आपने नाम भी सुन रखा होगा, माजुली द्वीप या माजुली आइलैंड, जिसके बीच में एक द्वीप है। इतनी चौड़ाई इसकी यहाँ पर हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पर ऊपर से मानस नदी एक और मिल जाती है, मानस नदी। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम के आसपास से इसमें मिलती है तिस्ता नदी, यहाँ पर गुवाहाटी में बहती है, आगे आगे बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर इसमें इसके आसपास से मिलती है तिस्ता नदी, तिस्ता नदी। तिस्ता नदी मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है, जैसे कि बांग्लादेश में यहाँ पर प्रवेश कर जाती है, यहीं पर इसमें तिस्ता नदी मिल जाती है, इसका नाम हो जाता है जमुना, जो मैंने आपको आगे बताया था, जमुना हो जाता है इसका नाम। क्लियर हो गया? यहाँ पर जमुना नदी है, फिर आगे बढ़ती है, आगे जैसे इसमें गंगा नदी मिलेगी, इसका नाम हो जाएगा पद्मा, क्योंकि गंगा नदी का वहाँ पर नाम पद्मा है। क्लियर हो गया? ये सारे के सारे आप नोट कर लेना। यहाँ पर इसका नाम हो गया, जैसे कि यहाँ पर इसका नाम हो गया पद्मा, पहले इसका नाम जमुना था सबसे। ठीक है, सबसे पहले इसका नाम सांगपो था तिब्बत में, यहाँ पर हमारे यहाँ नाम हुआ इसका दिहांग, जैसे इंडिया में प्रवेश करी। उसके बाद इसका नाम हुआ ब्रह्मपुत्र, उसके बाद इसका नाम हुआ जमुना, यहाँ पर इसका नाम हुआ पद्मा। क्लियर हो गया? पद्मा के बाद मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मणिपुर की पहाड़ियों से आकर के निकलती एक नदी मिलती है यहाँ पर, जो मिलती है मेघना, तो इसके आगे नाम गंगा और इनका दोनों का नाम हो जाता है मेघना। मेघना नदी सीधे बंगाली खाड़ी में, समुद्र में मिल जाती है। मणिपुर में एक झील भी है, बहुत फेमस झील है, लोकटक झील, मीठे पानी की, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, लोकटक झील, लोकटक लेक, जिसमें केबुल लाजमाओ झूलतवाब का नेशनल पार्क भी है। लोकटक झील मणिपुर से, वहीं के आसपास से आपकी मेघना नदी निकलती है, चांदपुर के आसपास से मेघना नदी से मिल जाती है, फिर इसका नाम मेघना हो जाता है ब्रह्मपुत्र का। क्लियर हो गया? ये तीनों की तीनों मैंने आपको बता दी। इंडस रिवर सिस्टम मैंने आपको बता दिया, फिर मैंने आपको गंगा रिवर सिस्टम बता दिया, और तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तीनों के तीनों हो गया। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम पेनिनसुलर रिवर, जो आपकी दक्षिण भारत की नदी पूरी की पूरी क्लियर कर लेंगे। ये जो डाटा मैंने आपको बताया है, ये आप एक एक नोट कर लेना। अगर आप मैप से बनाना चाहो उसका, साथ में मैप रख के और साथ में जो मैंने आपको डाटा बताया है
वो सारा क्लियर कर लेना, क्योंकि बहुत ही डीप में मैंने आपको डाटा बताया। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया, कोई गलती रह गई हो तो उसके लिए सॉरी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।